हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। है वो भी करेंगे, दोनों है। निर्वाचन आयोग एक्चुअली बेस्ट होता है हैंडवर्क ही, और ज्यादा मैं हैंडवर्क में ही विश्वास करता हूं बोर्ड से। पीपीटी तो एकेडमिया में बहुत चलता है, हम लोग करते हैं, लेकिन यहां पर ये भी है भारत निर्वाचन आयोग, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, मतलब हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चैप्टर है। प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इवन इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और एक कॉमन सिटीजन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक ऐसा चैप्टर है जिसे सभी को कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, सभी लोग जो भारत के नागरिक हैं, क्योंकि आप वोट देते हैं, आप सरकार बनाते हैं, इस प्रक्रिया से आप हमेशा जुड़े हुए हैं, राइट। तो इसलिए ये चैप्टर है। अब इसी से संबंधित आज का चैप्टर है। तो शुरुआत ऐसे है कि हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है ना, राजनीतिक व्यवस्था ये कैसी है बताइए कोई। जो राजनीतिक व्यवस्था है हमारा, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सिस्टम कैसी है हमारी? डेमोक्रेटिक है, राइट, गुड आंसर। इट इज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे देश की। और ये प्रियम्बल में ही, ये वेरी वर्ड है प्लीज, प्रियम्बल में ही ये बात लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक। अब लोकतंत्र का मतलब ही आप लोग जानते हैं कि जनता के द्वारा है, जनता के लिए है, और जनता के, इसको डिफाइन किया गया है, मैं पहले भी बताया हूं, बाय द गवर्नमेंट, ऑफ द गवर्नमेंट, चलिए, फॉर द पीपुल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। इस तरह की शासन व्यवस्था बेस्ट डिफाइन किया गया है, यानी जिसमें जनता की सहभागिता होती है, पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक। सीले ने इसको इसी तरह डिफाइन किया था डेमोक्रेसी को, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। और जब जनता सेंटर में है, पूरी शासन व्यवस्था का जो एक तरह से कहते हैं एपी सेंटर, केंद्र बिंदु जनता है, तो वैसी व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था हो जाएगी। और ऐसी व्यवस्था का जो सार होगा जब जनता ही सरकार बना रही है। कैसी सिस्टम है? जनता के द्वारा है। जब जनता ही सरकार को स्ट्रक्चर कर रही है, बना रही है, तो जनता कैसे बनाएगी? सारी जनता तो सरकार बनाने, जनता स्वयं भी भाग ले सकती है सरकार बनाने में, या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना काम करेगी, है ना। तो इसके लिए इलेक्शन जरूरी हो जाता है, बिना इलेक्शन का यह काम नहीं हो सकता। तो इसीलिए चुनाव इंपॉर्टेंट है, और संविधान में इसके लिए एक डेडिकेटेड पार्ट है चुनाव से संबंधित, और इसके तमाम संवैधानिक प्रोविजन दिए हुए हैं। अब आपने कहा कि यह सिस्टम डेमोक्रेटिक है, राइट, तो मैंने माना यह सिस्टम डेमोक्रेटिक है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे यहां अगर आप कहें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसके अलावा अन्य लोकतांत्रिक देश भी हैं समान रूप से, जैसे अमेरिका हुआ, वह भी एक लोकतांत्रिक देश है, जैसे इंग्लैंड हुआ, वह भी एक लोकतांत्रिक देश है। तो अगर आप देखें तो लोकतंत्र के अलग अलग मॉडल हैं, है ना। अमेरिकन सिस्टम राष्ट्रपतीय प्रणाली, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
को इंडोर्स करता है वैसा ही है, क्योंकि वहां का शासन का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है। इंग्लैंड की अगर बात करें तो वहां पर संसदीय प्रणाली है, जहां पर शासन का प्रमुख जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। भारत इसी तरह के सिस्टम को एडॉप्ट करता है, यानी कि हमारे देश में एक जो व्यवस्था है वो है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था जिसे कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, है ना। पूरा संविधान इस व्यवस्था को हमारा इंडोर्स करता है, जिसे ब्रिटिश वेस्टमिनिस्टर टाइप से हमने बोरो किया है, फॉलो किया है ना। इंग्लिश सिस्टम में शुरू से था, हमने उसी को बोरो किया है। और एक और सिस्टम है जो कि आपको मिलता है प्रीएम्बल में, वो फ्रेंच मॉडल हमने लिया है। फ्रांस से उस मॉडल को लिया है, वह भी एक तरह से डेमोक्रेटिक मॉडल ही है, जिसे कहते हैं रिपब्लिकन सिस्टम, गणतांत्रिक प्रणाली। आप जानते हैं इस बात को, गणतांत्रिक प्रणाली यानी कि रिपब्लिकन सिस्टम है ना ये वर्ड प्रीएम्बल में। तो हमारे यहां दोनों चीज आपको मिलेगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम संसदीय व्यवस्था और रिपब्लिकन सिस्टम यानी गणतांत्रिक व्यवस्था, है ना। ऐसा गणतंत्र का उल्लेख है ना प्रस्तावना में। और गणतंत्र का मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट यानी कि राज्य का जो प्रमुख होगा, राज्य का जो प्रमुख होगा यानी हेड ऑफ द स्टेट, वह निर्वाचित होगा, जैसे फ्रांस का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। हमारे यहां भी राज्य का जो प्रमुख है यानी भारत का जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो क्या है? इलेक्टेड है कि नहीं है? ये बात है। अगर आप संसदीय व्यवस्था पर गौर करें, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को, चूंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर में ही हमारा एक फेडरल सेटअप भी है, आपको पता है कि फेडरल सेटअप है, फेडरल सेटअप है ना हमारे यहां, जिसे आप कहते हो संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था भी है हमारे यहां, यानी कि ड्यूअल पॉलिटी की बात है। दो स्तर पर सरकारें हैं, दोहरी सरकारें हैं, एक संघ स्तर पर भी है और एक राज्य स्तर पर ही है। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहां मिलेगा आपको यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि संघ की सरकार मिलेगा, संघीय सरकार जो पूरे देश के लिए है। और एक आपको मिल जाएगा राज्य स्तर पर, यानी राज्यों की सरकारें, राज्यों के स्तर पर जितने भी राज्य हैं वहां पर भी मिलेगा, यानी स्टेट गवर्नमेंट्स भी मिलेंगे। यहां पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहां पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, दोनों जगह पार्लियामेंट्री सिस्टम मिलेगा। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है वो निर्वाचित है, इलेक्टेड है, और वह लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल है। कोई पूछता है पार्लियामेंट्री सिस्टम को एक लाइन में बताइए, तो इसका मतलब है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव है, दैट इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, यानी विधायिका के प्रति वो क्या है? जिम्मेवार है, उत्तरदायी है। यही पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब होता है। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर चूंकि ये व्यवस्था है, सरकार यहां है, सरकार के तीनों फंक्शन हो रहे हैं, और मैं बात बेसिकली लेजिस्लेचर की कर रहा हूं। तो यहां पर जो संसद है, तो यहां पर आपको लोकसभा मिलेगा, यहां पर आपको मिल जाएगा राज्यसभा मिल जाएगा, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो है ही। यानी कि जो संसद है, यहां पर जो संसद है, जो संघीय विधायिका कौन है? संसद ही संघीय विधायिका है। जो संघीय विधायिका है, संसद है, वो कैसे बन रहा है? लोकसभा से, राज्यसभा से और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। ठीक है। अब जो लोकसभा है, वह लोकसभा का जो इसमें लोग आ रहे हैं, इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन है। देखिए, क्योंकि निर्वाचन के बारे में मैं बता रहा हूं, लोकसभा के लोग प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जा रहे हैं, यानी कि यहां पर डायरेक्ट इलेक्शन है। वहीं राज्यसभा का जो बात है, तो यहां पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन है।
अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, यानी कि इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। सो भारत में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का एक मिक्स मिलेगा। क्योंकि जनता ही अपना सरकार बना रही है, तो जनता डायरेक्ट भी भेज रही है और इनडायरेक्ट भी भेज रही है। लोकसभा के प्रतिनिधियों का चूंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन है, जनता के द्वारा चुना जा रहा है, एमपी लोकसभा। वहीं राज्यसभा में जो विधान मंडल के सदस्य हैं, विधानसभा के, वो लोग इनको चुन रहे हैं, विधानसभा के सदस्य। इस तरह की व्यवस्था है। और जो राष्ट्रपति है वो अपने आप में ये भी निर्वाचित है, जो राष्ट्रपति है वो भी निर्वाचित है। वैसे ही राज्यों में भी वही बात है। यहां पर भी अगर अगर आप गवर्नमेंट में देखें तो यहां पर विधायिका का बाइकेमरल भी है, यूनिकेमरल भी है, दोनों है। एक सदनीय भी है राज्यों में, द्विसदनीय व्यवस्था भी है। तो यहां पर भी जो विधायिका है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा जो है जिसे कहते हैं, तो विधानसभा का चुनाव यहां पर प्रत्यक्ष है। और जहां जहां विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद, यहां पर अप्रत्यक्ष है कि नहीं? अब सवाल उठता है कि इनका निर्वाचन कौन कराएगा? जब निर्वाचन से लोकसभा के लोग चुने जा रहे हैं, जब निर्वाचन से ही राष्ट्रपति चुना जा रहा है, जब निर्वाचन से राज्यसभा के लोग चुने जा रहे हैं, विधानसभा है, विधान परिषद है, ये निर्वाचन से चुने जा रहे हैं, तो इनका निर्वाचन कौन करेगा? और इसको रिलेट करता है भारत निर्वाचन आयोग से। ठीक है, तो इस तरह की बात है। क्लियर? अब इसी टॉपिक पर आज का ब्रॉडर डिस्कशन होगा कि निर्वाचन का महत्व क्यों है। क्योंकि जो कोर है गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, जिस माध्यम से गवर्नमेंट बन रहा है, वो निर्वाचन के माध्यम से होता है। लोकतंत्र में जितने भी अंदर भी हो रहा है, पार्लियामेंट के अंदर, वो वोटिंग से हो रहा है। वह भी एक तरह से चॉइस है कि आप जिसको भी आई करना है या नो करना है आप कर सकते हैं हाउस के अंदर। लेकिन बात यहां हो रही है इस तरह की। तो ये क्लियर हुआ ये कैसे है? ठीक है, अब इसके कुछ ब्रॉडर पहलुओं को समझें आप। इसी व्यवस्था को जोड़ता है भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो दिल्ली में ये है, आपको पता है कि इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और वहां से केंद्रीकृत करता है। और राज्यों के लिए अलग है भारत निर्वाचन आयोग और इसके लिए अलग है, ऐसी बात नहीं है, ध्यान में रखना है। चाहे राज्य विधानसभा का चुनाव है तो सिंगल बॉडी है और इस तरह से बन रहा है। फैक्ट यहां से आपका आना शुरू होगा भारत निर्वाचन आयोग की जब आप बात करेंगे। इलेक्शंस का संवैधानिक बॉडी है। पहली बात, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। प्रश्न है कैसे? क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख है। संविधान का भाग 15 इलेक्शन को डील करता है और इसके अंतर्गत जो आर्टिकल है 324 से 329 ए, ये इलेक्शंस को डील करता है। चूंकि भाग के अंदर है आर्टिकल, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक प्रश्न आया हुआ है, हालांकि लोअर लेवल पर है, लेकिन इसकी समझ भी जरूरी है कि यह क्वेश्चन आता है कि नेचर क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। व्हाट काइंड ऑफ बॉडी दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज, किस तरह का निकाय है, बॉडी है। तो यह बात यहां पर आ जाती है कि यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संवैधानिक निकाय है। यह एक संवैधानिक निकाय के रूप में है ना, और इंडिपेंडेंट बॉडी में है के रूप में है, यानी कि यह एक स्वतंत्र निकाय के रूप में है। यह डिसॉल्व नहीं होता, इट्स अ परमानेंट बॉडी। यह एक पूर्णकालिक बॉडी के रूप में है जो कि हमेशा रह रहा है, कालिक निकाय के रूप में है। यह सलाह भी दे रहा है भारत के राष्ट्रपति को, कई मैटर पर एडवाइस करने का काम करता है, इसलिए एक सलाहकारी निकाय के रूप में भी है। कोई पूछता है कि यह कैसा बॉडी है,
यह एक संवैधानिक बॉडी है, स्वतंत्र बॉडी है, पूर्णकालिक बॉडी है जो हमेशा रह रही है। चूंकि यह सलाह भी दे रही है, इसलिए एक सलाहकारी निकाय के रूप में है। इसके प्रकृति को बताता है, इसके नेचर को बताता है कि यह कैसा बॉडी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्लियर है ये? जैसे सीएजी वगैरह जितना भी है, वैसे इसका रोल महत्वपूर्ण है जहां तक चुनाव का संबंध है। अब भारतीय चुनाव आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, ये जो है इसका पोजीशन का सबसे पहले 324 में उल्लेख है। आर्टिकल अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 बता रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग है, पोजीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और 324(1) अगर आप पढ़ें, 324(1) आर्टिकल ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, भारत निर्वाचन आयोग होगा, जिसका एक ही काम होगा, इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ड है, चौथा वर्ड आउट कर देना होगा, रूल आउट करना होगा ऑप्शन में, क्योंकि जो वर्ड है इंग्लिश में, हिंदी आप उसको ट्रांसलेट कीजिएगा सुप्रिटेंडेंस। सुप्रिटेंडेंस मतलब देख रेख। क्या करेगा चुनाव आयोग? सुप्रिटेंडेंस मतलब होता है देख रेख। दूसरा डायरेक्शन मतलब निर्देश, निर्देश, यहां देख रेख हो गया, देख रेख निर्देश। और कंट्रोल यानी नियंत्रण। ये 3 वर्ड दिया हुआ है 324(1) में, चौथा वर्ड रूल आउट हो जाएगा। ऐसे पकड़ते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को, वर्ड यही है, सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, 3 काम करेगा। तो प्रश्न उठता है किसका, किस चीज का? तो 2 चीजों का, बेसिकली 2 चीजों का। नंबर 1 इज इलेक्टोरल रोल्स यानी मतदाता सूची, मतदाता सूची। और आपको पता है कि 18 इयर्स का एज है लोकसभा विधानसभा के मामले में, और हमेशा 18 इयर्स रोज कोई ना कोई पूरा कर रहा है, तो वो वोटर लिस्ट में आना चाहिए। ये अपडेट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कभी स्टॉप नहीं होता। ये नहीं कि लोकसभा का चुनाव आया है अब अपडेट करो, नो, हमेशा अपडेट होता है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको अप्लाई करना पड़ता है वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़वाने के लिए। यानी कि हमेशा अपडेट होना चाहिए जो इलेक्टोरल रोल है। यह अपडेशन कैसे होगा, इसका देखरेख, इससे संबंधित निर्देश और इसका पूरी कंट्रोलिंग इलेक्शन कमीशन के पास है। और दूसरा, यह चुनाव का संचालन करता है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, यानी कि चुनाव का संचालन, चुनाव का संचालन, जितना भी चुनाव होगा इसका यह संचालन करेगा, कंडक्ट करेगा। कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इससे संबंधित सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल। अब किसका चुनाव करवाएगा? ये यहां पर है, यह पार्लियामेंट का चुनाव करवाता है, संसद का, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। यानी लोकसभा का भी चुनाव करवा रहा है, राज्यसभा का भी चुनाव करा रहा है। इसके अलावा यह स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की जो विधायिका है उसके सदस्यों का भी चुनाव करवा रहा है। और इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा शामिल है, और कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, उसका भी चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जा रहा है। यह चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, जो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। और यह भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और भारत का उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका भी चुनाव करवाता है। यानी कि इलेक्शन कमीशन, इस रूप में आप माइंड में सेट कीजिए। पढ़ने का एक तरीका होता है, हर व्यक्ति की एक शैली होती है, और हमेशा उसको मैं डायग्राम और रेखा चार्ट के माध्यम से नोट बनता है। ये जो नोट है बेसिकली हमने इसी तरह के नोट को करके यूपीएससी के स्टेज तक हम पहुंचे। ये हमारी शैली है, आप उसको अडॉप्ट कीजिए ना कीजिए, हर व्यक्ति का अपना डिस्टिंक्ट शैली हो सकता है। एक आदमी पूरा पैराग्राफ में लिखता है, जबकि उसको मैं शॉर्ट में बिल्कुल थोड़ा में लिखूंगा,
और उसमें सारी बातें आ जाएंगी, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट बनाकर लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप वहां लिखिए, पहले मेन सार पॉइंट जानिए। तो इसीलिए मैं कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का 3 ही काम है, सुपरिटेंडेंस, कंट्रोल एंड डायरेक्शन। क्लियर कट याद हो जाएगा ये वर्ड। इंग्लिश वर्ड भी समझ गए, इसका हिंदी वर्ड भी समझ गए। और किस चीज का भाई? तो 2 चीज का, एक इलेक्शन से संबंधित और दूसरा मतदाता सूची को अपडेट, हमेशा अपडेट होगा। यही दोनों के बारे में यह काम कर रहा है। किसका इलेक्शन है? तो इन चीजों का इलेक्शन है। कोई डाउट है? पूछिए। ये 324(1) में यह बात लिखी हुई है। इफ आई कैन, इसको मैं, आप देख लीजिए, यहां पर भी दिया हुआ है 324 का, है ना, जो संविधान का जो बुक है, कि दैट सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल लॉज फॉर एंड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड टू द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट एंड इलेक्शन ऑफ ऑफिसर्स ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हेल्ड अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी वेस्टेड इन अ कमीशन टू बी नोन एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसको भारत निर्वाचन आयोग जाना जाएगा। पहला ही पैरा, इतना बड़ा लाइन है जिसको मैं इस तरह से समझ रहा हूं, जो कि बिल्कुल माइंड को आपको क्लिक करेगा। इस तरह से बातें हैं, ठीक है। अब पूरे देश का कवरेज है, क्योंकि हर देश में, मतलब हर राज्यों से और यूटी से लोकसभा के लोग आ रहे हैं, चाहे एक से अधिक। इसलिए कंप्लीट कंट्री, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इलेक्शन कमीशन का यह तीनों कंट्रोलिंग, सुपरिटेंडेंस और डायरेक्शन चलेगा फुल। तो यहां पर कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे हैं, चाहे जनरल इलेक्शन हो या बाई इलेक्शन हो, हमेशा कहीं ना कहीं हो रहा है। और हमेशा हर जनसंख्या लोग 18 ईयर्स पूरा कर रहा है। इसलिए हमेशा वेबसाइट पर आपको मिलेगा कि आप अपना मतदाता सूची में नाम, पूरा इसका जो वेबसाइट है रोबस्ट है, वेबसाइट के माध्यम से आप अपना काम कर सकते हैं। अब 324(2) की बात करें, आर्टिकल वाइज मैं कर रहा हूं, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए कंसंट्रेशन की आवश्यकता होगी कि 324(2) क्या कहता है कि भारत निर्वाचन आयोग बनेगा कैसे। हाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ, कैसे इसका कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यह कह रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग में 2 तरह के लोग होंगे और उनके माध्यम से यह बनेगा। एक होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और अन्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त। इन लोगों से मिलकर यह बनेगा 324(2). The election commission shall consist of chief election commissioner and such number of other election commissioners, if any, as the president may from time to time fix an appointment of the chief election commissioner and this that. That means ये दिया हुआ है जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को गौर करें। संविधान का जो लैंग्वेज है वो क्या कह रहा है कि ये बनेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर। अगर प्रेसिडेंट ऐसा समझता है तो इनको भी करेगा। इसका मतलब है कि संविधान के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनेगा ही बनेगा, होगा ही होगा। यह मस्ट है, यह ऑब्लिगेटरी है, होना ही होना है। अदर निर्वाचन आयुक्त नहीं भी हो सकते हैं। इफ वर्ड है कि अगर राष्ट्रपति ऐसा सोचता है तो होगा, नहीं सोचता है तो नहीं होगा। समझ रहे बात? मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होगा, यह कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, होना ही है। अन्य निर्वाचन आयुक्त हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, और राष्ट्रपति पर एक्चुअली निर्भर नहीं करता है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था है। मंत्री परिषद का जो डिसीजन है उसके अनुसार काम करता है। इसीलिए मैंने यहां वर्ड लिखा है ऑब्लिगेटरी, मतलब आवश्यक। यह परमावश्यक है कि यह पोस्ट होगा, और यह पोस्ट नहीं भी होगा। यह डिस्क्रिशन माने होता है विवेक, डिस्क्रिशन माने होता है विवेक। और किसका विवेक? तो राष्ट्रपति का विवेक। चाहे तो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की
अपॉइंटमेंट करे या फिर न करे। दैट इज दूसरे लाइन में ये क्वेश्चन आया हुआ है, अटेंशन। क्रिएशन यानी बनना, क्रिएशन मतलब बनना, या एवोल्यूशन यानी उसको हटा देना, ये एग्जीक्यूटिव करता है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, एग्जीक्यूटिव है। तो अन्य निर्वाचन आयुक्त को चाहे तो पूरी तरह हटा दे अगर पहले से है तो, और अगर पहले से नहीं हो तो बना दे, या तो क्रिएट करे या हटा दे, एबोलिश कर दे, खत्म कर दे, या फिर बना दे। यह केवल और केवल राष्ट्रपति पर निर्भर है। एज पर 324(2) यह कहता है एग्जीक्यूटिव है, यह पूछा हुआ है, यह पार्लियामेंट का नहीं है। लोग पार्लियामेंट टिक करते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कार्यपालिका के हाल पर छोड़ दिया गया है। सीधे सीधे यह समझें, और यहां से आपका क्रिटिकल माइंड आना चाहिए कि राइट है कि रॉन्ग है। ठीक है, अब कितना होगा, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। अन्य निर्वाचन आयुक्त जैसा कि राष्ट्रपति उचित समझे, तो अन्य में 1 होगा, 2 होगा, 10 होगा, 100 होगा। हु इज टू डिसाइड, कौन फिक्स करेगा इसको, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति तय करेगा कि वह नंबर क्या होगा। किसका नंबर, अन्य निर्वाचन आयुक्त कितने होंगे, यह राष्ट्रपति तय करेगा। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब बारीक से समझना है विषय वस्तु को, चूंकि कानूनी विषय वस्तु है, लीगल विषय वस्तु है ना। तो इसका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। यानी कि दोनों का, ये दोनों के बारे में है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, इनका नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑफ कोर्स केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर यह काम होता है। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ पार्लियामेंट, यह वर्ड दिया हुआ है 324(2) में कि संसद के कानून के नियमों के तहत, यानी संसद एक कानून बनाएगा, ऐसा है लैंग्वेज। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है सब्जेक्ट टू एनी लॉ, अगर ऐसा कोई लॉ बनता है तो उसके तहत यह नियुक्ति करेगा। लेकिन आज तक वो लॉ बना नहीं है, बड़ी बेसब्री से इंतजार है। अब मैं मेंस के बातों को डील कर रहा हूं कि यह एक ऐसा लॉ बनता, और जिस तरह से इसका स्टेटस है वैसा ही इसको भी स्टेटस दे दिया जाता। आगे पता चलेगा कि दोनों के स्टेटस में क्या अंतर है और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्योंकि यह बर्निंग क्वेश्चन है आज की तारीख में पॉलिटी का, कि दोनों का स्टेटस क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और नीचे का। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ पार्लियामेंट। अब यह 324(2) है, वो क्या कहता है कि भारत निर्वाचन आयुक्त कैसा निकाय होगा, संवैधानिक निकाय होगा, जो इन दो से मिलकर बना है, या एक से भी बन सकता है। केवल भारत निर्वाचन आयोग में केवल एक ही होगा मुख्य निर्वाचन, और वो तो होना ही है। दैट मीन्स एकल बॉडी भी हो सकता है और कई लोग भी हो सकते हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बी ए सिंगल मेंबर बॉडी, एकल सदस्यीय निकाय हो सकता है या बहुत सदस्यीय निकाय हो सकता है। अगर ये 2 लोग जोड़ दीजिए तो 2 लोग क्या, अभी 2 लोग हैं इसलिए 2 वर्ड बोल रहा हूं, कल की तारीख में 3 कर दो, 5 कर दो, जैसा भी इच्छा हो आपका, वो तो राष्ट्रपति है। यह मल्टी मेंबर बॉडी, सिंगल मेंबर बॉडी तो होना ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। एग्जीक्यूटिव चाहे तो उसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दे, और अगर मल्टी मेंबर बॉडी है तो उसको हटा दे, फिर सिंगल कर दे। इतिहास है, भारत का संविधान 1950 से लेकर 15/10/1989 तक भारत निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय निकाय रहा। 1950 से 1989 तक भारत निर्वाचन आयोग सिंगल मेंबर बॉडी रहा, एकल सदस्यीय निकाय, जिसमें केवल और केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही रहे। 1989 से 1990 तक, यह समय ब्रीफ है चूंकि 16 अक्टूबर का यह डेट है, 1989 से 1 जनवरी 90 तक इसमें 2 लोग और जुड़ गए, तो यह हो गया मल्टी मेंबर बॉडी।
1990 जनवरी से अक्टूबर 93 तक इनको फिर हटा दिया गया। ये जो दो लोग बने थे, हम बोले कि एग्जीक्यूटिव की मर्जी है, उनका विश है, फिर ये बन गया सिंगल मेंबर बॉडी। 93 से लेकर आज के डेट तक यानी 21 साल और इधर 7 साल, लगभग 28 साल लगभग भारत निर्वाचन आयोग 1+2 यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त यानी 3 सदस्यीय है, एक मल्टी मेंबर बॉडी के रूप में काम कर रहा है। तो क्या यह एग्जीक्यूटिव पर रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, यह एक ओपिनियन मांगता है कभी कभी, जो आपको एक परिपक्व व्यू देना पड़ता है, मैच्योर व्यू देना पड़ता है। ठीक है, कि यह एग्जीक्यूटिव के मर्जी पर छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, क्योंकि इनसे एग्जीक्यूटिव को बड़ा टेंशन होता है। जब ये एक्शन लेता है तो एग्जीक्यूटिव को टेंशन होता है। प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं, कुछ बात बोले मान लीजिए, या फिर राहुल गांधी बोले, शिकायत जाता है, वहां पर जो वो एक्शन लेता है और निगेट और उनको प्रभावित करता है नकारात्मक रूप से, तो उन लोग को टेंशन होता है, क्योंकि इसका रोल इंडिपेंडेंट है, कहने कि इसको हटा दो। जो ज्यादा निगेटिव हमारे खिलाफ फैसला देता है, पक्ष या विपक्ष, कहना एक ही रहने दो, हटाओ दो आदमी को। कई बार निर्णय ले लिया जाता है, क्योंकि आप देखे बना और बिगड़ा और फिर बना, ऐसा हुआ है। आएगा, उनका रोल तो महत्वपूर्ण ही है, उन्होंने जो काम किया है वो इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसको तो कभी नहीं भुलाया जा सकता, है ना। 324(3) कहता है, 324(3) की मैं बात कर रहा हूं, 324(3) संविधान का अनुच्छेद 324(3) क्या कहता है कि अगर भारत निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय होगा, मल्टी मेंबर बॉडी, अगर भारत निर्वाचन आयोग ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुसदस्यीय होता है, मल्टी मेंबर बॉडी, तो 3 हो गए, तो 3 में तो एक हेड बनाना पड़ेगा। एक है तो ऑटोमेटिक हेड है, जैसे CAG अपने आप को हेड है तो उसका कोई मतलब नहीं है, सिंगल मेंबर है। यहां अगर यह बहुसदस्यीय बन गया, तब ऐसी स्थिति में इसको लीड करेगा, है ना, कौन करेगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल चेयर द ECI, निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करेगा, उसका हेड हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगर बहुसदस्यीय होता है तो यह 324(3) कहता है, यानी इसको चेयरमैन का पावर दे दिया गया, चेयर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी उसकी अध्यक्षता करेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगर बहुसदस्यीय होता है। और सिंगल है तो है ही सिंगल में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, एक ही आदमी है। 324(4) क्या कहता है? 324(4) कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होगा, ये आप जान लिए, और इलेक्शन कमिश्नर्स भी होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होगा ही, अन्य निर्वाचन आयुक्त भी होंगे, अभी है वर्तमान में बहुसदस्यीय बॉडी है। इसके अलावा भी, जो कि क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके अलावा रीजनल कमिश्नर, क्षेत्रीय आयुक्त होंगे, क्षेत्रीय आयुक्त, रीजनल कमिश्नर भी होंगे। इसका प्रावधान 324(4) में है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्षेत्रीय आयुक्त, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हेड है, फिर अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, और उनके नीचे है क्षेत्रीय आयुक्त, रीजनल कमिश्नर, जिनकी ये एक्चुअली लिखा हुआ है कि ये भी एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट का विवेक पर है कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा, राष्ट्रपति पर निर्भर है क्षेत्रीय आयुक्त बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये अपॉइंटमेंट इनका बनेगा तो राष्ट्रपति ही करेगा। क्षेत्रीय आयुक्त अगर बनता है तो उनकी नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति ही करेगा। और बिफोर इलेक्शन ऑफ लोकसभा, विधानसभा और काउंसिल के पहले ऐसा नियुक्ति करने का प्रावधान है संविधान में। क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव के पूर्व किया जा सकता है, अगर भारत का राष्ट्रपति चाहे तो।
इस तरह की बातें कही गई है। तो पूछे कि ये तो आपको सुनने को मिलता नहीं है, चुने हैं क्षेत्रीय आयुक्त, प्रावधान है, अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, संविधान में है, चाहे तो बना सकता है, बना नहीं है। लेकिन डोंट कंफ्यूज, बताएंगे उस पर भी। रोल क्या है क्षेत्रीय आयुक्त बना तो, इसकी भूमिका क्या होगी? अगर क्षेत्रीय आयुक्त बन गया तो क्या काम करेगा? तो मदद करेगा किसकी? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को और अन्य निर्वाचन आयुक्त को। असिस्ट माने होता है सपोर्ट करना, मदद करना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कौन मदद करेगा? क्षेत्रीय आयुक्त। चूंकि बुक में लिखा हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि उसकी नियुक्ति कौन करेगा, और इतना बारीक में करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, किसी भी लेवल पर आएगा, आप उसको टैकल कर लीजिएगा, भूलने का प्रश्न ही नहीं करेगा। यानी भारत निर्वाचन आयोग का जो भी ड्यूटी है, आपने देखा 2 तरह का ड्यूटी है, जिसमें वो सुपरिटेंडेंस कर रहा है, डायरेक्शन है, कंट्रोल है, यही ना कार्य है उसका। इन कार्यों में ये मदद करेगा। ठीक है, अब देखिए 324(5) सेवा की शर्तें क्या होगी? सेवा की शर्तें यानी उसका जो सर्विस है उसका कंडीशन क्या है? सेवा की शर्त, कंडीशंस ऑफ सर्विस। उसका टेन्योर क्या होगा यानी कि कार्यकाल, इसके बारे में है 224(5) कंडक्ट ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर, निर्वाचन आयुक्त और क्षेत्रीय आयुक्त। निर्वाचन आयुक्त और क्षेत्रीय आयुक्त, इनका सेवा का शर्त क्या होगा, टेन्योर क्या होगा, यह डील कर रहा है आर्टिकल 324(5) ये बारे में कहता है। और कहता है कि यह तय कैसे होगा? पार्लियामेंट के लॉ से होगा। पार्लियामेंट के लॉ से होगा यानी संसद एक कानून बनाएगी और उस कानून में सेवा की शर्तों का जिक्र होगा, कार्यकाल क्या होगा इनका, यह सब जिक्र होगा। निर्वाचन आयुक्त और मुख्य और इनका क्षेत्रीय आयुक्त का। ध्यान रहे यहां पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं दिया हुआ है। कितना बारीक बात है। हम बात कर रहे हैं निर्वाचन आयुक्त की, मुख्य वर्ड नहीं है। ईसी मतलब इलेक्शन कमिश्नर, आरसी मतलब रीजनल कमिश्नर। ये लोग हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो ईसी हो सकता है, निर्वाचन आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त, और नहीं चाहे तो नहीं होगा। लेकिन अगर वो चाह लिया तो कितने दिन के लिए बनाओगे? उनका सर्विस का कंडीशन क्या होगा, यह प्रश्न आएगा ना। तो आएगा तो कैसे डील करोगे? संविधान डायरेक्शन देता है, कहता है इसके लिए लॉ बनेगा, पार्लियामेंट लॉ, सब्जेक्ट टू कंडीशंस ऑफ पार्लियामेंट्री लॉ। संसद के कानून के तहत ये बातें स्पष्ट की जाएंगी। लेकिन जब तक संसद का कानून नहीं बनता तब तक राष्ट्रपति डिसाइड करेगा अपना नियम बनाकर। जब तक संसद का कानून नहीं बनता है तब तक कैसे होगा? क्योंकि संसद का कानून तो बना ही नहीं इस विषय पर। हम तो शुरू में बताए बनना था, लेकिन बना कहां आज तक। तो पूरी तरह राष्ट्रपति पर आ गया। सरकारें तो लगातार बनी है और खत्म भी हुई हैं केंद्र में। कभी आपने सोचा कि बना क्यों नहीं? इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है जी। पूरा शासन व्यवस्था के मतलब ढांचा देने वाले, स्ट्रक्चर देने वाले निर्वाचन आयुक्त में बहुत सदस्यीय है। अभी मैंने बताया कि किस तरह से उसी समय से चला आ रहा है मल्टी मेंबर बॉडी। आज तक आपने इतने महत्वपूर्ण पर चुप क्यों रहे, आंखें बंद क्यों रही? सोचने वाली बात है। बिकॉज एग्जीक्यूटिव कभी नहीं चाहेगा कि अपना एक कंट्रोलर हम बना दें जो हमको सीधे डायरेक्शन कर दे, हम बन जाएं। और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट बताया है। अब संविधान में लिख दोगे तो ये सब बंध जाएगा। अब सरकार के भी हाथ बंध जाएंगे। इसलिए आराम से रहो, जैसे चलना है चलने दो। ज्यादा कुछ नियम कानून बनाओगे तो तुम्हारे लिए ही बंधन बनेगा। यही कारण है कि आज तक ये बनाया ही नहीं। और राष्ट्रपति तो तुम्हारा ही आदमी है।
राष्ट्रपति के माध्यम से जो काम करवा लो, जो सिफारिश कर दो, राष्ट्रपति कर देगा। आज है कल नहीं रहेगा, अगर नहीं है तो बना लो। पूरी तरह विश एंड विल पर बना दिया अपने प्रेसिडेंट का, क्योंकि लॉ तो बनाया नहीं, इसलिए राष्ट्रपति अपना नियम बना लेता है और नियम आराम से एग्जीक्यूटिव उसको चेंज कर सकता है। क्योंकि पार्लियामेंट का लॉ बनेगा तो उसकी एक पावर हो जाएगी, वो स्टैट्यूटरी हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? किसी को डाउट? रिमूवल कैसे हटाओगे? हटाने की बात किया जा रहा है, क्योंकि संविधान में बड़े बड़े पोस्टों के जो धारक हैं, होल्डर हैं, उनको हटाने की बात है। हमने प्रीवियस क्लास में चर्चा किया था कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, महालेखा परीक्षक और नियंत्रक और यूपीएससी का जो चेयरमैन है, सदस्य, कैसे हटता है, चर्चा किया था। और यह भी अपने आप में एक मिसाल लेकर खड़ा है कि संविधान रूपी बिल्डिंग को हम ध्वस्त नहीं होने देंगे और ये अपना रोल निभाता रहेगा तो संविधान बचा हुआ है देश में। क्योंकि शासन व्यवस्था का ये ढांचा यही दे रहा है, जो चुनकर आ रहे हैं वही तो सरकार चला रहे हैं। अगर ये सही ढंग से काम अपना ना करे तो ऊपर वाला ढांचा ही खत्म हो जाएगा। ये तो बेस है, इलेक्शन कमीशन बेस का काम कर रहा है और इसी बेस पर टिका हुआ है बिल्डिंग, जिसे कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर। जो न्यू है उसी पर ना आगे बिल्डिंग टिकी रहती है। यह न्यू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मूल है कि सही ढंग से चुनाव हो। अब आपका ध्यान निगेटिव चीजों पर नहीं जाना चाहे कि चुनाव में कैसे होता है, क्या होता है, उस सब कुछ छोड़ दीजिए, वो निगेटिव एस्पेक्ट है। हम लोग तो संवैधानिक बात कर रहे हैं। कई बार डाइवर्जन भी होता है और डाइवर्जन की बात यहां नहीं है। कैसे हटाओगे? क्वेश्चन ये है 324(5) तो कह रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी और ईसी में तो अंतर नहीं है, मेरा एब्रिविएशन आप लोग समझ रहे होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे हटेगा? तो कहता है कि उसी तरीके से हटेगा, उसी आधार पर हटेगा जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज हटते हैं। कोई डाउट नहीं रह गया इस पर। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है, जिस ग्राउंड पर हटाया जाता है, इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर, वही तरीका से इनको भी हटाया जाएगा। किनको? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अब इन बेचारों का क्या होगा, क्वेश्चन है, क्योंकि पार्लियामेंट का लॉ तो बना नहीं है। ये है निर्वाचन आयुक्त और रीजनल आयुक्त हैं, यानी कि क्षेत्रीय आयुक्त हैं। तो ये कहता है इनको राष्ट्रपति हटाएगा। कैसे हटाएगा जी? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश पर। इनको तो बेहाल छोड़ दिया। अब आपका दिग्दर्शन खुल रहा होगा मस्तिष्क का कि किस तरह का डिस्टॉर्शन है। अब आप बढ़िया ढंग से मेंस के टैकल कर सकते हैं, क्योंकि आपको कमी क्या है सब नजर आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं सबको? जब तीनों हैं और तीनों मिलकर फैसला ले रहा है किसी भी विषय पर, किस दिन चुनाव होगा, आचार संहिता कैसे लागू होगी, शिकायत कैसे निपटेगा, पीएम के खिलाफ हो या किसी का भी हो, जब सब तीनों आदमी मिलकर फैसला ले रहा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त, तो दो को तो एकदम आप किसी लायक नहीं छोड़ रहे हो कि क्या कहे हैं, ये सिफारिश करेगा तो ये तो कर ही देगा, अगर इसका बात नहीं मानोगे तो नहीं। इसके दिमाग पर आपने इनका बेहाल कर दिया, इन पर छोड़ दिया, तो सीधे कुछ ये ज्यादा ही बोलेगा, दोनों लोग ये ज्यादा, इलेक्शन कमीशन ज्यादा बोलेगा कि मैं सिफारिश कर दूंगा तुमको हटाने का। ये स्थिति कहीं ना कहीं उनके पोजीशन को डाइल्यूट कर रहा है, लोअर कर रहा है। बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन रिकमेंडेशन ऑफ मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अनुशंसा पर। इसका मतलब दो हुआ, जो पीटी में पुनः इसको घुमाकर पूछा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, हाँ या ना? नहीं करता है। कौन हटाएगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन हटाएगा? संसद। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति संसद में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हटाने का ही बात है, तो चूंकि संसद ही करेगा इसलिए मुख्य। और ये जो ईसी है, क्या ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं? ऐसा लगता है कि चूंकि
इनके रिकमेंडेशन पर यह हटा सकता है। सो मे बी सब्जेक्टेड टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कुछ हद तक कह सकते हैं, कुछ हद तक कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये काम करता है। और संविधान इतना महत्वपूर्ण ड्यूटी आप दिए हुए हैं, क्योंकि इसका रिकमेंडेशन अगर ले लिया, इसका रिकमेंडेशन बन गया, मैनेज कर लिया गया, तो फिर तो राष्ट्रपति उसी का आदमी है, ऊपर में बैठा हुआ है। समझ रहे बात? लेकिन ये प्लेजर नहीं है, यहां पर नहीं है ऐसा। ये तो पार्लियामेंट हटाएगा, एग्जीक्यूटिव चाह कर भी नहीं हटा पाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। यानी ये क्वेश्चन फुल फ्लेज्ड हमेशा पूछा हुआ है, क्या चीज होना चाहिए। लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन है इस बारे में, लॉ कमीशन का भी रिकमेंडेशन है, सुप्रीम कोर्ट की भी बातें हैं, और इस बारे में खुद निर्वाचन आयुक्त तो बोला है कि हमको पावर दो, हमको सशक्त करो, हमको सब ठीक ठाक व्यवस्था करो, वह लॉ बना दो जिस लॉ की बात संविधान करता है। लेकिन अफसोस कि वह लॉ आज तक नहीं बना है। आपको इतना ब्रूट वे में नहीं लिखना है, यहां तो हम लोग डिस्कशन में ये बात बोलते हैं, जब आप मेंस में लिखिएगा तो उसको बड़ा ही सभ्य वे में लिखना पड़ेगा, लेकिन बातों को स्पष्ट कर देना होगा। कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, कंडीशंस ऑफ सर्विस यानी सेवा की शर्तें, इसको कम नहीं की जाएगी, इसको बड़ा पावरफुल किया गया है। देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सेवा की शर्तों को, यानी उनका सैलरी कम नहीं करोगे, उनको हटा नहीं सकते हो, बहुत इनको रोबस्ट बनाया गया है, स्ट्रांग बनाया गया है। लेकिन ऐसी बातें कहां हैं? जहां तक निर्वाचन आयुक्तों का प्रश्न है, जो दो लोग हैं, वो तो कहता है पार्लियामेंट का लॉ होगा, और जब तक पार्लियामेंट का लॉ नहीं है तब तक कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा अपना नियम बनाकर। दैट्स प्रॉब्लम, हाईलाइट कर रहा हूं, ये प्रॉब्लम कहां है, क्लियर है? अब इसको आप पढ़ेंगे तो ये बात क्लियर होगा, ये चीजें आप लोग समझ रहे हैं। अब कुछ सजेशन इससे संबंधित इसी में दिया हुआ है, अगर लक्ष्मीकांत आप पढ़ें तो वो अब सजेशन आपके सामने आ चुका है कि पीटी का भी इसी से बनेगा। संविधान को अमेंड कीजिए 368 के तहत। आपका सुझाव आ सकता है इस रूप में कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। इस संविधान में संविधान संशोधन विधेयक लाकर जो ईसी हैं, निर्वाचन आयुक्त हैं, उनको वही स्टेटस दो जो स्टेटस मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दिया गया है। ऐसा कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संविधान खुद ही कहता है कि पार्लियामेंट का लॉ बन सकता है, नहीं भी बन सकता है। तो अब 3 बॉडी है तो बेहतर निर्णय हो सकता है, 3 लोग मिलकर अच्छा निर्णय दे सकते हैं। एक आदमी से बेहतर 3 आदमी है ना, अगर 3 सदस्य बॉडी है तो अब जो 2 बन गया तो उनको बेहाल ना छोड़िए, उनको भी सेम दर्जा दीजिए, उसी तरीका से वो हटें जिस तरीका से मुख्य निर्वाचन आयुक्त हटता है। यह केस आया था, अगर आप देखें, टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ मुकदमा 1995, टी.एन. शेषन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 में यह केस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया था, एक मुद्दा। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट सुपीरियर टू अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, हैव सेम पोजीशन। तो मत करो अमेंड, संविधान को छोड़ दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अपने आप में लॉ ऑफ द लैंड है, वो अपने आप में लॉ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने 95 में बोल दिया, 1995 में इस मुकदमा में, कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो ऊपर नहीं है, एकदम बराबर है दर्जा। दोनों निर्वाचन आयुक्त इक्वल टू मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये नहीं कि वो 20 है, तीनों बराबर है, ये दर्जा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट सुपीरियर टू इलेक्शन कमिश्नर्स, हैव सेम पोजीशन है, पावर है, फंक्शन है। इतना बात वो बोला है इस मामले में, क्लियर है? और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लॉ है। जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है वो लॉ माना जाता है, देश का लॉ बन गया वो।
यह मत समझिए कि केवल लॉ पार्लियामेंट ही बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी लॉ होता है, क्योंकि उसको लागू करना ही करना है। लेकिन इसका मतलब हुआ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इक्वल टू इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है, एज पर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 1995। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट इक्वल टू रीजनल कमिश्नर, क्षेत्रीय आयुक्त, ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है। ठीक है, 255वां रिपोर्ट आया है विधि आयोग का, लॉ कमीशन का। विधि आयोग लॉ कमीशन के बारे में आप लोग सुने होंगे, रेकमेंड करता है लॉ में सुधार के बारे में, और इसने सुझाव दिया है कि निर्वाचन आयुक्त को भी वही प्रोसीजर और सारा चीज हटाने का तरीका कर दिया जाए जो तरीका मुख्य निर्वाचन आयुक्त का है। लेकिन इस पर अभी तक ऐसा कोई लॉ बना नहीं है, और ना सुप्रीम कोर्ट बोला है कुछ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का पूरा रोल नहीं ले सकता। कितना कानून बनाएगा, लिमिटेड ही बनाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट भी कानून बनाने लगे तो फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं है। 324(6) स्टाफिंग टू कौन स्टाफ देगा, इतना बड़ा चुनाव आयुक्त का काम है, देश का सुपरिटेंडेंस है, कंट्रोल है, डायरेक्शन है, मतदाता सूची का मामला है, तरह तरह के चुनाव करवा रहे हैं, और हमेशा कोई ना कोई चुनाव हो रहा है, तो उसको स्टाफ चाहिए ना, उसका पूरा खर्च है, स्टाफ है, तो स्टाफिंग देना पड़ेगा। तो ये रिक्वेस्ट अगर करता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रिक्वेस्ट पर राष्ट्रपति देगा, बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उसको स्टाफिंग का नियम है। संविधान देता है कि सफिशिएंट स्टाफ मिलेगा, मैन पावर मिलेगा, जिससे अपने दायित्वों को भली भांति भारत निर्वाचन आयुक्त संपादित कर सके, निष्पादित कर सके। उसके लिए जो स्टाफ है उनके निवेदन पर, और स्टाफ का कोई समस्या नहीं है, मैं तो संविधान के इन पहलुओं को सामने रख रहा हूं, क्योंकि इसका बात कौन नहीं मानेगा। ठीक है, क्लियर है? बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? ये शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं तो आपको आसान लगता है या लगता है कि डिफिकल्ट है? जो मेरा शॉर्टकट तरीका है, मैं मेंस का यही तरीका अपनाया था। एक पेज में मेंस का कम से कम 15-20 क्वेश्चन, इवन हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, 1 पेज में A4 साइज में 20-20 क्वेश्चन। एग्जाम मेंस होने वाला है, सुबह में सारा रिवाइज कर लिया मैं, मात्र 1 घंटे में। 1 घंटा आपको पढ़ना है मॉर्निंग में, सब बात को रिफर्बिश कर लिया। आप 1 घंटे में कहां रिवाइज कर पाइएगा? लगभग टोटल ऑप्शनल, टोटल जीएस 1, 2, 3, 4 इस तरह से था, सब रिवाइज मैंने कर लिया। ये मेरा तकनीक था, जहां पर मैं समरी नोट्स बनाता था। समरी भी छोटा ही है, और अंत में एग्जाम के दिन ठीक 1 घंटा में देखने के लिए माइक्रो समरी नोट्स, उसको मैं अपना नाम दिया था, माइक्रो समरी नोट्स। इसका मतलब है कि यह एक पेज है, इस पेज में मैं लिख दिया यहां से लेकर यहां तक, पूरा ऑप्शनल का सार है, और मैं ही जानता हूं, उसको कोई नहीं समझेगा, अनावश्यकता है, केवल मुझे जानना है। और वहां पर सब शॉर्ट में रहता था हर चीजें। अब मैं जानता हूं कि इसका एब्रिविएशन क्या है। उन्हीं दिनों से मुझे एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखने और पढ़ाने की आदत हो गई। इसलिए हर जगह आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में हमको बहुत मुश्किल होगा, उतना लगातार हम लिखते रहते। सीधे POI, VPI, पार्लियामेंट को शॉर्ट में BHP, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ECI, सब उसी समय से शॉर्ट आ गया, और ऐसे ही सब चीज लिखा। अब किस तरह का बॉडी है, इसी में कॉमा देकर, वो हमने जैसे कहा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहां पर कॉमा देकर, ऐसे कॉमा देकर, ऐसे कॉमा देकर, एक लाइन में मैं लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। और जो थोड़ा मुझे लग रहा है कि इसमें फैक्ट ज्यादा है और ये समझना है, वैसा मैं बनाता था ठीक मेंस के पहले। और मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन बता रहा हूं इवन। और ये नहीं रिलैक्स होगा, एक दिन पहले आदमी रिलैक्स करता है, मूवी देखने चला गया है, हमारा वो सिद्धांत नहीं था। बहुत सीरियसली उस काम को करना है और तब काम होता है। ठीक है, बात 325 325 आर्टिकल
325 ये आर्टिकल भी आप देखिए, कहता है कि एक जनरल इलेक्टोरल रोल होगा, सिंगल। सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आप लोगों ने पढ़ा होगा, किस तरह से कम्युनलाइजेशन इंडिया में हुआ, अब बांट दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन व्यवस्था को लाया गया, क्योंकि डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी था। यहां पर भी एक एससी के लिए अलग बना दो, एसटी के लिए अलग बना दो, ओबीसी के लिए अलग बना दो, माइनॉरिटी तो देश ऐसे भी मर जाएगा। कितना माइंड लगाया गया था। केवल एक इलेक्टोरल जनरल इलेक्टोरल रोल मतदाता सूची बनेगा, जो जाति और धर्म के आधार पर नहीं बटा होगा। देश की एकता ज्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अंग्रेज बहुत कुछ तबाह करके चले गए थे। दैट्स वाई सिंगल जनरल इलेक्टोरल रोल, वन, पार्लियामेंट के लिए भी और लेजिस्लेचर के लिए भी एक ही मतदाता सूची बनेगा, सिंगल। दैट इज इंपॉर्टेंट। नो इनएलिजिबिलिटी फॉर एनी इलेक्शन इलेक्टोरल रोल ऑन एनी ग्राउंड, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी रेस हो, कोई भी जेंडर हो और कोई भी कास्ट हो, इस आधार पर कोई मतदाता सूची में अपना नाम चढ़ने से नहीं रोक पाएगा कि ये धर्म है तो नहीं करेंगे, ये जाति है, ये भाषा है, ये रेस है, इस आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। ये क्लियर कट 325 में कर भारत को एक तरह से आगे बढ़ने का रास्ता दिया गया कि विभाजन ना हो पाए देश में। ये बहुत बड़ा सिद्धांत दे दिया गया। 326 इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लोकसभा हुआ और ये विधानसभा हुआ, इसका चुनाव 5-5 साल पर होता रहता है। ठीक है, ये कहा गया कि एडल्ट ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी, वयस्क मताधिकार, एक एज को जो प्राप्त कर लेगा वो वोट देने के लिए अधिकृत हो जाएगा। वह एज, क्रिटिकल एज जो प्राप्त कर लेगा वो वोटिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगा। दैट इज वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइजी। जबकि कई देशों में, इंग्लैंड में, अमेरिका में महिलाओं को लंबा संघर्ष करना पड़ा, फेमिनिस्ट मूवमेंट वहां पर चला, तब जाकर उनको पावर दिया गया। अगर इतिहास देखें बहुत लंबा चौड़ा है इस बारे में। न्यूजीलैंड का मामला है, कई देशों में, ऑस्ट्रेलिया में मुद्दा आया है, बर्न कर दिया गया है क्योंकि नहीं था। भारत में भी अंग्रेजी शासन काल में देखेंगे कि कई लोगों को वोटिंग नहीं था, वो ज्यादा अमीर है तो उनको तौलकर वोटिंग का राइट मिलता था, प्रेफरेंशियल वोटिंग था। सब संविधान इक्वल कर दिया, इसलिए फंडामेंटल राइट दे दिया गया, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तुरंत बन गया। भले इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाने में समय लगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए स्कोप बना दिया कि आगे चलकर काम करो, जैसे जैसे संसाधन होंगे हम और आगे विकास के रास्ते पर लाएंगे। लेकिन राजनीतिक रूप से सभी को समान एक तुला पर ला दिया गया, सबको फंडामेंटल राइट है, सब लोग अपना वोट दे सकता है, प्रोविजन दे दिया। यह भी आपका फंडामेंटल राइट, यह भी एक आपका राइट ही है, दो नॉट अ फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 के बाहर है। 326 ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सिस्टम, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक, किसी विधि से नागरिक हो, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे रजिस्टर्ड हो और अदरवाइज, जो भी 18 साल पूरा कर लिया हो, वोट देने के लिए अधिकृत है लोकसभा में और विधानसभा के चुनाव में। पहले यह था 21 साल था, 21 ईयर्स। नाउ ये जो चेंज हुआ, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1900, ये राजीव गांधी गवर्नमेंट के समय का सबसे बड़ा देन माना जाता है ना, कि उन्होंने ये सिस्टम लाया और 21 से 18 कर दिया। पहले 21 साल था, ये 18 कर दिया गया, है ना। और इसमें दिया हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगा, जो वोटर लिस्ट में नाम जिनका नहीं होगा, एक ये भी पूछता है। तो इस बारे में जो लॉ बनाएगा वो पार्लियामेंट का लॉ है, कौन वोटर लिस्ट में होगा कौन नहीं होगा, इसके बारे में लॉ पार्लियामेंट का होगा, न कि स्टेट लेजिस्लेचर का होगा। ये जान लीजिएगा, क्लियर कट है ये। लॉ ऑफ एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, अगर नॉन रेसिडेंस हो गया, यहां नहीं रहता हो, गैर निवासी, तो फिर वोटर लिस्ट में उसका नाम
नहीं आएगा। ये दिया हुआ है 326 की ही बात मैं कर रहा हूं। नॉन रेसिडेंस, गैर निवासी, अगर अनसाउंड माइंड है, समझ ही रहे हैं, अनसाउंड माइंड यानी कि मानसिक रूप से सही स्थिति में नहीं है, या फिर क्राइम, आपराधिक मामलों में वो है तो उसका भी जाता है। करप्ट, भ्रष्टाचार का मामला है, और इलीगल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, गैर कानूनी में, तो उसका नाम यहां से हट सकता है, हट जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आई। 327 क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इलेक्शन के बारे में कानून कौन बनाएगा? इलेक्शन के बारे में कानून कौन बनाएगा? ये दिया हुआ है। तो इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा और संसद के बारे में कानून बनाने की जो शक्ति है वो पार्लियामेंट को ही है, संसद को है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। विधान बनाने की शक्ति पार्लियामेंट को है। लोकसभा चुनाव और विधानसभाओं के चुनाव, इस सब से संबंधित पार्लियामेंट का और विधानसभा का यही है। लॉ मेकिंग पावर का मतलब है कि कैसे मतदाता सूची बनेगा, मतदाता सूची का निर्माण कैसे हो, उसको कैसे अपडेट करना है, इस बारे में लॉ चाहिए ना, लॉ बना भी है। और कैसे डिलिमिटेशन होना है, यानी परिसीमन। परिसीमन का मतलब होता है कि जनसंख्या के आधार पर बनता रहता है कि उसका टेरिटोरी, कभी कभी ये विधानसभा होता है, उसके बाद कभी पता चलता है कि वो उधर चला गया। ऐसा सुने हैं ना आप लोग? परिसीमन होता है हमेशा, सीमांकन, कि डिस्ट्रिक्ट तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है ना हमारे यहां, जो डिस्ट्रिक्ट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, लेकिन इसका बाउंड्री अलग अलग बन जाता है परिसीमन के माध्यम से। पहले पता चला विधानसभा के, आप उस विधानसभा में थे, अब इस विधानसभा में आ गए, होता है ना ऐसा। इसको बोलते हैं परिसीमन, और दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉपुलेशन। तो यह चीज दिया हुआ है। एक 328 दूसरी बात कहता है। 327 कहता है कि लॉ बनाएगा पार्लियामेंट, जहां तक विधानसभा का मैटर है, जहां तक संसद के चुनाव से संबंधित मैटर है, मतलब डिलिमिटेशन और इलेक्टोरल रोल का मैटर। लेकिन कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर के विषय पर लॉ मेकिंग पावर इसको भी है, विधायिका को, राज्य की विधायिका को भी पावर है, जहां तक विधानसभा के चुनाव का प्रश्न है। ये कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर से 327 328 को सुपरसीड करता है। इसका मतलब हुआ पार्लियामेंट को पावर है कानून बनाने का, लेकिन राज्य विधानसभा के विषय पर राज्य की विधायिका भी कानून बना सकती है, अगर उसका कानून, किसका कानून? राज्य विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून संसद के कानूनों का उल्लंघन नहीं करता है। तो यह बात दी हुई है, यानी कि प्रोविजन नॉट मेड बाय पार्लियामेंट। अगर उस विषय पर कोई कानून नहीं बना है तो फिर विधायिका बना सकती है, राज्य की विधायिका, राज्य विधानसभा के चुनाव के विषय पर, तो उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए समवर्ती सूची में भी इसको डाल दिया गया है, स्टेट लिस्ट में भी है और ये भी है। हाँ, फिर चुनाव से संबंधित है क्या? नहीं है ना। तो कृषि बिल अलग चीज है ना। आप फेडरल मुद्दा कह रहे हैं कि संघीय मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करने दीजिए, वही ना फेडरल कोर्ट है, चुनाव से संबंधित तो नहीं है मुद्दा। ठीक। 329 है ना, 329 से कह रहा है कि वैलिडेशन ऑफ लॉज, डिलिमिटेशन के लिए कोई कानून बनता है परिसीमन के विषय पर, या कितना सीट अलॉट होगा, किस राज्य को कितना सीट अलॉट होगा। 543 है ना, हर राज्य के विधायिका का अलग अलग सीट है ना, इतना सीट चुनकर आएगा। यह सीट घटेगा बढ़ेगा जनसंख्या के आधार पर, अभी फ्रीज कर दिया गया है 2026 तक, बट 2026 में पुनः यह बात आएगी कि सीट बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है,
क्योंकि 1971 के जनसंख्या के आधार पर सीट आपने तय कर दिए हैं, आज तक आगे नहीं बढ़ रहे हैं आप। 1971 के जनसंख्या के आधार पर लोकसभा, राज्यसभा और विधायिका का सीट आपने फिक्स कर दिया है, राज्य विधायिका का सीट 71 के जनगणना के आधार पर। अब आप आ गए हैं 21 का जनगणना भी चलेगा अभी, तो कई लोग तो बहुत ऊंचाई हासिल कर लिए हैं जनसंख्या के मामले में। गोल्डन उनका एक तरह से हाइट है जनसंख्या के मामले में। तो बिहार कहेगा कि सबसे ज्यादा हमको, क्योंकि हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। केरला कहेगा कि हम तो कुछ नहीं, हम तो बिल्कुल नीचे हैं, हम उसको कोई सीट नहीं मिलेगा। तब तो उत्तर प्रदेश और बिहार पूरा इंडिया को चलाएगा, तो वो लोग तो लॉस में हो जाएगा। अच्छा काम किया है, लॉस में हो जाएगा। कल ये सब छोड़ो, 71 के आधार पर ही होने दो। इसलिए कभी भी लेटेस्ट जनगणना के अनुसार, जिसे कहते हैं जमीन का नापी ना, वो नहीं होगा। जब भी होगा 71 वाला ही चलेगा, क्योंकि वो लोग बेहतर काम किया है साउथ का स्टेट। इसलिए जो परिसीमन होगा ना, तो भले बाउंड्री इधर इधर होगा। बाउंड्री कैसे होगा? लेटेस्ट जनसंख्या के आधार पर बाउंड्री। जैसे मान ले कि यहां तक बाउंड्री हो रहा था, वो और इधर उधर होगा एज पर द लेटेस्ट जनसंख्या। तो अभी 11 का जनसंख्या चल रहा है, अब हो सकता है 21 का जनसंख्या हो जाएगा अगले लोकसभा चुनाव के लिए। वो आपस में होगा, सीट टोटल नहीं बढ़ेगा। 26 में तय होगा क्या होना है, नहीं होना है। लेकिन क्या आप बढ़ा दीजिएगा 543 से? अब तो बिल्डिंग नया बन रहा है, सरकार तैयारी कर रही है कि हमारा बड़ा बिल्डिंग जो वो बन रहा है, तो और संख्या बढ़ा दो। हो सकता है सरकार डिसीजन ले ले कि संख्या बढ़ा दो। ऐसी स्थिति में बिहार और यूपी का बहुत ही अपर हैंड हो जाएगा। हो सकता है लोकसभा 750 हो जाए, उसके बाद कैसे क्या होगा, मंत्री भी बढ़ जाए, और फिर जनता का क्या हाल हो तो भगवान जानेगा। ऐसा लॉ बनता है पार्लियामेंट का। इस लॉ को क्वेश्चन कोर्ट में नहीं कीजिएगा। कोर्ट इस विषय पर विचार नहीं करेगा कि कितना राज्य को कितना सीट आपने दिया लोकसभा में। यह कोर्ट के परव्यू का मामला नहीं है। और इसकी बाउंड्री वहीं तक क्यों रखी, उतना तक क्यों नहीं गया, यह विषय इस कानून को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है ना। और कोई भी आप जैसे चुनाव जीत गए, विधानसभा का या लोकसभा का या राज्यसभा का, यह केवल और केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है। सुप्रीम कोर्ट में अपील पर आइए और हाई कोर्ट में सीधे सीधे, लोअर कोर्ट में नहीं। इसके लिए आपको इलेक्शन पिटीशन लगाना पड़ता है। इलेक्शन पिटीशन अभी बिहार में अभी जो हाई कोर्ट में पटना में चला है, उसके लिए इलेक्शन पिटीशन होता है। इलेक्शन डिस्प्यूट, उसने अपना नाम ही नहीं दिया था, कितना क्रिमिनल केस है नहीं दिया है, जो भी इशू है वो सीधे सीधे केवल इलेक्शन पिटीशन में आप हाई कोर्ट में जाइए और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करना पड़ता है आपको। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है जिसमें यह बात आई है कि संविधान में लिखा है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, कि एक ट्राइब्यूनल बन सकता है इलेक्शन के मुद्दा पर जो इसके विवाद को सुने। अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है सर्विस मैटर पर, तमाम ट्राइब्यूनल है टैक्स के मुद्दे पर, कंपनी के मुद्दे पर, सब ट्राइब्यूनल है। 323 बी, 323 बी, 323 बी ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्शंस डिस्प्यूट प्रोविजन है। चुनाव विवाद को निपटाने के लिए एक ट्रिब्यूनल बन सकता है जिसे अधिकरण बोलते हैं, आप लोग न्यायाधिकरण बोलते हैं ना, लेकिन अभी तक बना नहीं है। यह पूछता है किस आर्टिकल में है, तो 323 बी में है। इसीलिए यह फैक्ट मैंने आपके समक्ष रखा हूं। सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल, ये मैंने वर्ड आपको बोला था, देख रेख निर्देश, ये रोल है। इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहला रोल तो यही हो गया। और दूसरा रोल है निर्वाचन सूची, रजिस्टर्ड वोटर के मामले में यह निर्वाचन आयुक्त का ड्यूटी है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। ट्राई टू मिक्स बोथ, ठीक है। तीसरा ड्यूटी मिक्स करके चलना पड़ेगा। और मिक्सिंग में क्या होता है, कभी कोई ज्यादा मिक्स हो गया, हिंदी ज्यादा या इंग्लिश ज्यादा, करेक्ट, आई गॉट इट। हाँ ठीक है, ओके। डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रल कंस्टिट्यूएंसीज, यानी जो निर्वाचक क्षेत्र है, कोई निर्वाचन क्षेत्र है चाहे लोकसभा का
या राज्यसभा तो राज्य वाइज है, या विधानसभा का, ये तय कौन करेगा? डिटरमिन कौन करेगा, तय कौन करेगा? निर्वाचन क्षेत्र, इलेक्ट्रल कंस्टिट्यूएंसीज। एज पर डिलिमिटेशन एक्ट, परिसीमन अधिनियम के तहत, परिसीमन अधिनियम के तहत निर्वाचन क्षेत्रों का तय करना, यह भी मुख्य निर्वाचन भारत चुनाव आयोग का यह कार्य है। और अब तक 1952 में, 1962 में, 72 में और 2002 में यह हो चुका है। यानी कि 4 बार परिसीमन आयोग बन चुका है, जो कि निर्वाचन क्षेत्रों को डिसाइड करता है। बाउंड्री, निर्वाचन क्षेत्र होता है ना, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, दाना मान लीजिए पटना, बाढ़, बख्तियारपुर, ये सब होता है ना, ये तय कौन करता है? परिसीमन आयोग के आधार पर। लेकिन काम चुनाव आयोग को हुआ। इसके अलावा जो लोकसभा और विधानसभा में एससी एसटी के लिए है, सीट आरक्षित होती है एससी और एसटी का, वह डिसाइड कौन करेगा कि आरक्षण होगा? यह भी उन्हीं का काम है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दलों को मान्यता देना चुनाव आयोग का काम है, भारत चुनाव आयोग का। एज पर आरपीए, आरपीए माने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, यह कानून बना है पार्लियामेंट का, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट। और इसमें बताया गया है कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लिए, क्षेत्रीय राजनीतिक दल के लिए। उसके आधार पर रिकॉग्निशन दिया जाता है, मान्यता दिया जाता है राजनीतिक दलों को। यह काम चुनाव आयोग का है। अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल, चुनाव चिन्ह राजनीतिक दलों को दिया जाता है कि हाथी छाप होगा कि बैल छाप होगा, यह भी देगा चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को। एक सलाहकारी बॉडी है, मैंने बताया था, एडवाइजरी बॉडी है, तो एडवाइस भी करता है किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और गवर्नर को। जब बात आती है कि कोई एमपी, सांसद या कोई विधायक, एमएलए क्या अयोग्यता का शिकार हो गया है, इनएलिजिबल हो गया है, पद को होल्ड करने में सक्षम नहीं है, अगर यह मुद्दा आता है ना, तो वो सलाह देता है राष्ट्रपति को संसद सदस्य के अयोग्यता के बारे में और राज्यपाल को विधायक के अयोग्यता के बारे में अपना रिकमेंड देता है। वो डिस्प्यूट ओवर कंप्लेंट रिजोल्यूशन, अगर चुनाव के समय में लोग शिकायत करता रहता है, शिकायतों की बाढ़ आ जाती है, उन्होंने ये बोला तो आचार संहिता का उल्लंघन किया, सैकड़ों शिकायत डेली आता है और शिकायतों का निपटारा चुनाव आयोग का काम है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कंप्लेन पर, है ना। और क्या क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी होगा, एमएलए का होगा, यह भी चुनाव आयोग का काम है। फुल क्वेश्चन है कि भारत निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, यही कार्य शॉर्ट एंड प्रिसाइज में आपको लिखना है। क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलए, संसद के सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों का क्या योग्यता होगा, इस बारे में भी चुनाव आयोग का काम है तय करना, कानून के सीमा में रहकर। और वो कानून कौन सा है? आरपीए। आरपीए सब लोग समझ गए हैं, आरपीए क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट। उसमें अनेक बार संशोधन हुआ है, एक बार नहीं अनेकों बार हुआ है, और वो लेटेस्ट है, और वही मास्टर लॉ है पार्लियामेंट का। आरपीए, कैसे राजनीतिक दल बनेगा, कैसे खत्म होगा, सिंबल कैसे दोगे, सिंबल कैसे हटेगा, डिस्प्यूट कैसे होगा, मतदाता सूची में नाम कैसे चढ़ेगा, मतदाता सूची से नाम कैसे हटेगा, अयोग्यता कैसे होगा, क्या माना जाएगा तो चुनाव का उल्लंघन माना जाएगा, आचार संहिता क्या है और उसका उल्लंघन किस रूप में डिसाइड होगा, सब कुछ आरपीए एक्ट में है, जो भारतीय संसद का कानून है।
ये आरपीए एक्ट के बारे में पूछा हुआ है मेंस में भी क्वेश्चन। जिस तरह से बीपीएससी अपने आप को चेंज कर लिया है और क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को बढ़ा लिया है, अब आरपीए के बारे में एक क्वेश्चन पूछ दे कि आरपीए में क्या क्या है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट वन। सो दैट इज बेसिकली आर्टिकल्स जो जुड़े हुए हैं, आपको मैं डिस्कस कर लिया। 324, 325, 26, 27, 28, 29 ये जुड़े हुए हैं चुनाव के बारे में। और जो लोग पढ़ कर रहे हैं वो क्लियर कट है। ये मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं, इसलिए इस पर बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन इन सब चीजों को आपके समक्ष में बता दिया हूं। बहुत इंटरेस्टिंग है पॉलिटी, और इसको जितना इंटरेस्ट लीजिएगा उतना समझिएगा। मुझे लगता है इतना इंटरेस्ट ना यहां पर हिस्ट्री है ना कुछ नहीं है। इट इज नॉट हिस्ट्री। एक ऐसा विषय है जो आप डील करते हैं। आप घर में जाते हैं तो अभी पंचायत चुनाव हो रहा है, ये हमेशा आप डील करते हैं, इसलिए इसमें इंटरेस्ट होना जरूरी है। बिकॉज आप डिसाइड करते हैं कि आप रॉन्ग आदमी को भेज रहे हैं कि राइट आदमी को भेज रहे हैं, और बाद में रोना नहीं है कि हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है सरकार। चुनने वाले आप हैं। अगर आपकी रॉन्ग एंट्री हो गई और किसी खास एंगल से प्रभावित होकर चुनाव आपने कर दिया, तो फिर भुगतान भी तो अभी को करना पड़ेगा। फिर 5 साल बाद मौका मिलेगा। इसलिए इसको कौन इग्नोर कर सकता है? हु कैन से? ये क्वेश्चन बीपीएससी यूपीएससी का नहीं है, ये क्वेश्चन है देश को डायरेक्शन देने का है कि जिन भाग्य विधाताओं को आप भेज रहे हैं, वो अपने भाग्यों को तकदीर लिखने के लिए भेजे हैं, पता चला आपका तकदीर दूसरे ढंग से लिख दिया गया। इसलिए बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पर पुष्पम प्रिया जैसे लोग कोई बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जाति का, धर्म का इतना स्ट्रांग होल्ड है, उससे निकलना है बहुत मुश्किल है। पढ़ा लिखा लोग भी उसी लाइन से फ्लो होकर वोटिंग देता है, तो इसीलिए महिलाओं को ज्यादा एंट्री देने की बात हो रही है। लेकिन उसमें भी मुश्किल है पंचायत चुनाव में, क्योंकि ये मुखिया पति, ये जो बात आ गया है, फुल क्वेश्चन है यूपीएससी के लिए। पंचायती राज व्यवस्था का जो सिस्टम किस तरह से ध्वस्त हो गया है, पुरुष साइड में हो गया तो महिला कर दिया, और उसके माध्यम से फिर पुरुष का कंट्रोलिंग। फिर चुनाव कहां हुआ है? 6 इयर्स और 65 इयर्स, विच एवर इज अर्लियर। 6 साल या 65 साल के उम्र होने तक, जो भी पहले आ जाएगा। सो क्वेश्चन आंसर आपके तरफ से जो भी होगा, विल डील दिस। ये दिख रहा है कि नहीं? यह ब्लर आ रहा है? तो मैं इसको पढ़ दे रहा हूं ऑडियंस के लिए, जो ऑनलाइन है। नहीं आएगा जूम करके। भारत निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन भारत के एक संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य बनने से एक दिन पहले, यानी 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, और इसलिए 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं नेशनल वोटर डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 2011 से मनाना शुरू हुआ है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, जो आपको जानना है। कोई भी क्वेश्चन आंसर कहीं से भी होगा, आप इसके बारे में पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। वहां पर एक तो अब राज्य से वो यूटी हो गया, और डिलिमिटेशन का रिजल्ट अभी नहीं आया है। हम आपसे चर्चा करेंगे जब वहां डिलिमिटेशन का रिजल्ट आ जाएगा तो।